मेरा नाम नाजिश उमर अंसारी है। मैं धनबाद झारखंड से रहने वाला हूँ। इस साल सिविल सर्विस परीक्षा 2021 में मैंने 344वां रैंक प्राप्त किया है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से कोशिश करेंगे कि प्रीलिम्स और मेंस के रिगार्डिंग स्ट्रैटेजीज़ को डिस्कस कर सकें। प्रीलिम्स के स्ट्रैटेजीज़ के अलावा हम एंथ्रोपोलॉजी एज ए सब्जेक्ट और उसकी स्ट्रैटेजीज़ को समझने की कोशिश करेंगे और साथ ही साथ किन किन रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। साथियों, आज हमारे साथ हैं नाजिश, जिन्होंने इस बार यूपीएससी 2021 में 344 रैंक हासिल की है और फॉर्चुनेटली इन्हें आईपीएस की सर्विसेज मिलने वाली है। इनका जो स्ट्रॉन्ग पार्ट है दोस्तों वो है ऑप्शनल पेपर एंथ्रोपोलॉजी। इसके अलावा जीएस में भी इनके मार्क्स बहुत अच्छे आए हैं। प्रीलिम्स की बात करें या मेंस की बात करें, इंटरव्यू, ये सारे स्ट्रेटजी नाजिश आज हमें बताएंगे। नाजिश, सबसे पहले कांग्रेचुलेशन। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैंने 12th तक की पढ़ाई धनबाद से ही की है। ओके। उसके बाद मैंने अपने ग्रेजुएशन आईआईटी दिल्ली से 2019 में सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से की है। उसके बाद मैंने जो है यूपीएससी में मेरा तीसरा अटैम्प्ट था। क्यों लगा आपको कि यूपीएससी करना चाहिए? मतलब ऐसा आईआईटी में थे, वहाँ भी कुछ अच्छा कर सकते, बहुत अच्छा एरिया था आपके लिए। बिल्कुल। एक्चुअली आफ्टर ग्रेजुएटिंग हमने 9 महीने से 10 महीने करीब वक्त में जो है काम भी किया है कॉर्पोरेट सेक्टर में। लेकिन यूपीएससी करने का डिसीजन जो है वो बेसिकली इसलिए है बिकॉज आफ्टर ग्रेजुएटिंग फ्रॉम सच एन इमिनेंट इंस्टीट्यूशन इट आल्सो बिकम ए काइंड ऑफ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू look for better opportunities. And what's better than go for civil services, because the opportunity जो civil services provide करती है आपको एक बड़े स्पेक्ट्रम में काम करने के लिए, that is very lucrative in nature. प्रीलिम्स हो, मेंस हो या इंटरव्यू हो, पूरे प्रिपरेशन को होलिस्टिकली देखने की ज़रूरत है। हाँ, पैटर्न अलग है। प्रीलिम्स में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, 2 पेपर हैं, GS1 और CSAT, और मेंस सब्जेक्टिव पेपर है, लंबा एग्ज़ाम है, वो 2 हफ्ते चलता है। इंटरव्यू आधे घंटे का एग्ज़ाम है। तो हर एग्ज़ाम की अपनी स्पेसिफिकेशंस है। बट जब आप तैयारी कर रहे हैं तो NCERTs जो है वो इसलिए पढ़ने कहा जाता है बिकॉज जो लोग NCERTs लिखते हैं दे आर वेरी लर्नेड पीपल, और उनकी एक प्रॉपर कमेटी होती है। वो सालों साल जो है उस चीज़ पे स्टडी करते हैं, फिर जाके वो किताब को लिखते हैं। तो वो किताब भले पतली होती है और उसमें एग्जैक्टली उसके जो है बहुत ज़्यादा जो है मीनिंग्स होते हैं। तो आपको उस किताबों को पढ़ना इसलिए इम्पॉर्टेंट है बिकॉज वो सिर्फ आपके लिए लिखी नहीं गई है। अगर आप 6 की किताबें पढ़ रहे हैं तो आप समझिए कि 6 क्लास की जो बच्चा है उसे जो आना चाहिए वो चीज़ें भी आपको जानने को कह रहे हैं। अच्छा। इसका मतलब है कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि आप नीचे से लेके ऊपर तक तमाम चीज़ों को अच्छे से जानें और समझें। तो इसलिए NCERTs पढ़ना बहुत ज़रूरी है। हाँ, हर स्टूडेंट का अपना अपना एक तरीका होता है। मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि पहले NCERTs आप पढ़ें, समझें कि डिमांड क्या है, सिलेबस को अच्छे से पढ़ें। आप सिलेबस पढ़ेंगे तो आप रियलाइज़ करेंगे कि कई हद तक NCERTs जो है उसकी डिमांड को फुलफ़िल कर देती है एट द बेसिक लेवल। साथियों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को IAS मेंटरशिप प्रोग्राम के बारे में बताना चाहूँगा। एक ऐसा प्रोग्राम जो आप सभी के लिए डिज़ाइन किया गया है, एक ऐसा प्रोग्राम जो आपकी सारी ज़रूरतों को समझते हुए बनाया गया है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको सिर्फ और सिर्फ एक गाइड करने वाला हो, एक बताने वाला हो कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या गलत है, क्या सही है। चाहे हम प्रीलिम्स की बात करें, मेंस की बात करें या इंटरव्यू की बात करें, आंसर राइटिंग हो, ऐसे हो या CSAT हो, सारी चीज़ें बैक टू बैक कंप्लीट चीज़ें आपको, कंप्लीट सर्विसेज घर बैठे आपको मिलने वाली है ऑनलाइन। मैं बात कर रहा हूँ IAS मेंटरशिप प्रोग्राम रियासत अली सर, जो ओल्ड राजेंद्र नगर में स्थित हैं और पिछले 11 सालों से वो मेंटरशिप प्रोग्राम कर रहे हैं और कई ऐसी सक्सेस स्टोरी है जो इनके मेंटरशिप प्रोग्राम से निकला है और सिविल सर्विसेज क्रैक की है। अगर आप भी चाहते हैं कि आप रियासत अली सर की इस मेंटरशिप प्रोग्राम का हिस्सा बने तो आज ही उनसे कांटेक्ट कीजिए, क्योंकि नया बैच जो है दोस्तों वो 10 सितंबर से शुरू होने वाला है। अगर आप यहाँ पे एडमिशन लेते हैं और उनसे बात करते हैं तो आपको वो सारी चीज़ें मिलने वाली, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे कि डेली मेन आंसर राइटिंग आपके साथ डिस्कस की जाएगी, लाइव आंसर राइटिंग सेशन होगा दोस्तों, 1-to-1 मेंटरशिप प्रोग्राम है ये, रिविजन मॉक टेस्ट, इसके बाद है टारगेटेड शेड्यूल डे वीकली होगा, ऐसे राइटिंग विथ बेस्ट स्ट्रेटजीज, उसके बाद CSAT लाइव लेक्चर, ये सारी चीज़ें। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें दोस्तों, ये रियासत अली सर आपको 1 कॉल में अवेलेबल हैं। रियासत अली सर आपको हर सर्विसेज देने वाले हैं। रियासत अली सर
आपको वो सारी चीज़ें देंगे जो एज ए एस्पिरेंट आपको ज़रूरत है। आईएएस मेंटरशिप से जुड़ी सारी जानकारियाँ आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलने वाली है, चाहे उनके कॉन्टैक्ट नंबर हो, ईमेल आईडी हो। आज ही रियासत अली सर से बात करें और आईएएस मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन करें। फिर आपको नॉलेज तो क्या है कि इन्फिनाइट चीज़ें हैं, तो आप जितना इन्हेंस कर सकते हैं खुद के उतना कर सकते हैं। पर एग्ज़ाम है, वो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, हर साल एक लिमिटेड टाइम के बाद होता है, तो एक जो है ना रिस्ट्रेन होना चाहिए खुद में कि मुझे जो है इतना ही पढ़ना है और रिवीजन पे फोकस होनी चाहिए। तो जो एडवांस बुक कहते हैं या रेफरेंस बुक जिसे कहते हैं, अगर आपको रखना है तो एक कोई सोर्स आप रख सकते हैं, फॉर प्रीलिम्स ऑल्सो, फॉर मेंस ऑल्सो। और न्यूज़पेपर लोग पढ़ते ही हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूज़पेपर पढ़ना। तो न्यूज़पेपर के साथ अगर सप्लीमेंट करते हैं उसे, तो मेरे ख्याल से काफ़ी हद तक वो चीज़ें हो जाती हैं। इससे ज़्यादा करके खुद को कंफ्यूज करना, बहुत सारे मटेरियल्स लाना और उसे पढ़ना, तो ये थोड़ा वक्त जो है कम है, तो कम वक्त में हो जाए तो अच्छा है। मैं आपसे जानने की कोशिश करूंगा कि आप अपनी एक्सपीरियंस के हिसाब से बताइए कि ऐसा क्या करे स्टूडेंट जो कि हाई चांसेस हो कि वो फर्स्ट अटेम्प्ट पे ही प्रीलिम्स क्रैक करे। तो मैंने भी जो है 2 साल ट्राई किया और दोनों बार जो है प्रीलिम्स मार्जिन्स पे नहीं हो रहा था। तो एक जो स्ट्रैटेजी मैंने चेंज करी पिछले बार के हिसाब से, वो मैं बताऊंगा कि पहले 2 अटेम्प्ट्स में मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है उसको नहीं ध्यान दिया था। अच्छा। मुझे सारे इन्फॉर्मेशंस थे कि किस तरह से तैयारी करनी है, करंट अफेयर्स को कैसे मैगजीन से पढ़ना है और एनसीईआरटीज़ वगैरह कैसे पढ़नी है, लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे मैंने ध्यान कम दिया था, जिसका नतीजा ये हुआ कि जो पैटर्न का सवाल यूपीएससी पूछता है उसके बारे में मुझे आइडिया जो है उस तरह का नहीं था जैसा कि होना चाहिए था। यूपीएससी के पूछने का जो लैंग्वेज है, जिस तरह से वो सवालों को बनाती है, वो समझने की ज़रूरत है, उसको स्टडी करने की ज़रूरत है। सिलेबस से मालूम चलता है और जो पहले पूछे गए सवाल है उनसे मालूम चलता है। तो जब ये किया मैंने, तो अपने 3rd अटेम्प्ट में प्रैक्टिस की, हाँ चलो पता लगाते हैं कि कैसे सवाल पूछते हैं। तो वो मेरे लिए वर्क किया इन प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। और एक काइंड ऑफ आपको श्योरिटी लगती है कि यार मैंने एक ये भी चीज़ की है, तो मुझे आइडिया है। और पीटी में बहुत हद तक ना कॉन्फिडेंस जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। आपको थोड़ा कम आता है, थोड़ा ज़्यादा आता है, वो एडजस्ट हो जाता है। वहाँ पे बहुत सारे सवाल होते हैं जो किसी को नहीं आते, लेकिन जो बच्चा वहाँ पे जो है प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाता है, वहाँ पे कॉन्फिडेंस होता है जिसके अंदर कि नहीं हम ये सवाल कर सकते हैं, वो आप देखेंगे कि वो पास हो जाएगा। और जो कन्फ्यूज़न के स्टेट में रहेगा वो फेल हो जाएगा। तो वही वो हमारे साथ भी। तो मेरा ये रिकमेंडेशन होगा कि लोग जो है कंटेंट तो पढ़ें, प्रैक्टिस बहुत करें, जितना ज़्यादा हो सकता है प्रैक्टिस करें, सवाल बनाएं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ज़रूर देखें। मॉक को कैसे देखते हैं आप? मॉक क्या इंपॉर्टेंट है? मॉक बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। मॉक इसलिए इम्पॉर्टेंट है बिकॉज आप मैच प्रैक्टिस नहीं करोगे तो मैच नहीं खेल पाओगे। फिटनेस चेक करनी होती है क्रिकेट में या फुटबॉल में, तो उसी तरह से यूपीएससी में भी आपको फिटनेस चेक करनी है, लेकिन पर्पस जो है अलग अलग होता है। अगर आप मॉक से खुद के नॉलेज को टेस्ट करना चाहते हैं तो शायद गलत है वो। अच्छा। क्योंकि जो सवाल मॉक में पूछे जाएंगे वो एग्जैक्ट सवाल यूपीएससी के प्रीलिम्स एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे, या उस तरह के भी नहीं पूछे जाएंगे। मॉक का अपना एक पर्पस है। मेरा जो पर्पस हुआ करता था मॉक देने का, वो ये था कि मैं 2 घंटे में सारे 100 के 100 सवाल पढ़ पाता हूँ कि नहीं। अच्छा। और अटेम्प्ट कर पा रहा हूँ या नहीं। अगर मैंने अटेम्प्ट किया है प्रॉपर पढ़ के हर लाइन को, तो मेरे लिए वो विन सिचुएशन है। और क्योंकि मेन एग्ज़ाम में आपको 100 क्वेश्चन पढ़ने होंगे, अगर आप 100 क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं तो उसमें जो आसान सवाल आपको लगते हैं वो आप बना दोगे। बहुत बार बच्चे क्या होते हैं कि 80 क्वेश्चन पे पहुंचते पहुंचते ही टाइम अप हो जाता है, वो मेन एग्ज़ाम में नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए मॉक बहुत ज़रूरी है। ओके, ये बहुत अच्छी बात आपने बताया कि कुछ बच्चों का जो है कंप्लीट नहीं हो पाता है क्वेश्चन, और मेरे हिसाब से आपने जो पढ़ा है वो आप जब तक आप एग्ज़ामिनेशन के पेपर पे डिलीवर नहीं करेंगे तब तक वो बेकार है। बहुत सारे बच्चे पता रहता है और उसके बावजूद वो भूल जाते हैं एग्ज़ामिनेशन हॉल में, क्योंकि वो एक जो है ना वो पता नहीं कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं, या फिर बहुत सारी चीज़ें रहती हैं उनके मन में। तो इस चीज़ को कैसे कंट्रोल करें? जो मेन इशू है इसके रिगार्डिंग के, जब आप वहाँ जाते हो तो ऑब्वियस सी बात है नर्वस होते हैं लोग। सुबह 9 बजे का एग्ज़ाम होता है, 9:30 बजे का। तो जो मेरी स्ट्रैटेजी थी वो ये थी कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर है उसमें जो टॉपिक्स पूछे गए हैं उनका एक शॉर्ट नोट बना लो, ठीक है, पिछले 2 साल का। तो अगर आप उसमें थोड़ा रिसर्च भी आप करोगे, तो रिसर्च करेंगे ना, तो वो रिसर्च जो किया हुआ है ना वो आपके माइंड को याद रहता है हमेशा। तो आप जो लिख के रखोगे, तो होता ये है ना कि प्रीलिम्स एग्ज़ाम में कई बार तक टॉपिक्स रिपीट होते हैं। अगर इस पिछले साल के नहीं हुए तो उसके पिछले साल के होंगे, 5-10 टॉपिक्स रिपीट होते हैं।
तो मैंने क्या किया था कि मैंने उसको वहाँ पे जाने से पहले जाते तो गाड़ी में पढ़ लिया। अच्छा। तो मेरे दिमाग जो है ऑलरेडी क्या हुआ, उस मोड में आ गया कि इस तरह के टॉपिक्स जो हैं वो आते हैं एग्ज़ाम में और हम जो है इसको ऑलरेडी पढ़ रहे हैं। तो जब मेन एग्ज़ाम में हम गए तो जो प्रोसेस था वो कंटिन्यू होता है। और हाँ, और डार्क चॉकलेट ज़रूर खाएं बिकॉज नींद बहुत आती है। अच्छा। तो इस तरह से क्वेश्चन पढ़ के जाने में थोड़ा सा चार्ज हो जाता होगा माइंड, राइट। अब चूँकि दोस्तों सर के जो ऑप्शनल पेपर है वो एंथ्रोपोलॉजी हैं। ऑब्वियसली आज मैं एंथ्रोपोलॉजी पे फोकस करूंगा और इसके बारे में बात करूंगा। सर एंथ्रोपोलॉजी के बारे में बताइए, ये सब्जेक्ट कितना अच्छा है, और वैसे बच्चे जो अभी एक कन्फ्यूज़न में है कि कौन सा ऑप्शनल है, उनको क्या आप रिकमेंड करेंगे और इसकी तैयारी कैसे करेंगे, इसके लिए रिसोर्सेज क्या थी और आपका क्या स्टडीज़ था इसमें? एंथ्रोपोलॉजी मैंने 2019 के अटेम्प्ट के बाद जो है चूज़ किया था। उससे पहले मेरा ऑप्शन दूसरा था। तो एंथ्रोपोलॉजी लेने के पहले जो मेरे दिमाग में पहली चीज़ थी वो ये थी कि सिलेबस क्या है। तो कोई भी ऑप्शन आप लेते हैं तो पहला चीज़ तो ये है कि आप सिलेबस को अच्छे से देखें। सिलेबस जो है उसको पढ़ने पे अगर आपको उस चीज़ के बारे में आइडिया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आइडिया है तो कोई बात नहीं, आप गूगल करिए। आप गूगल में देखिए कि ये चीज़ें कैसी हैं, आपको अपील कर रही है नहीं कर रही है। बहुत लोगों का क्या होता है कि उनके पर्सनल भी कुछ इंटरेस्ट होते हैं। बिल्कुल। और अगर वैसा इंटरेस्ट है, बिकॉज ऑप्शन बहुत लंबा आपको लेकर जाना होता है, आपको बहुत सारा वक्त जो है ऑप्शन को देना है। तो अगर आपके इंटरेस्ट के टॉपिक्स है तो काफ़ी ज़्यादा आपको भी मज़ा आता है पढ़ने में। तो एंथ्रोपोलॉजी लेने के पीछे जो मेरा पर्पस था वो ये था कि एक तो मैंने कॉलेज में कुछ कोर्सेज़ किए थे सोशियोलॉजी के। अच्छा। तो ह्यूमैनिटीज़ के जो कोर्सेज़ होते थे हमारे कंपलसरी, तो सोशियोलॉजी का प्रति जो है थोड़ा सा रुझान जो पहले से था। इसके अलावा जो है नॉर्मल किताबें वगैरह हम पढ़ते थे। और मैंने 12th तक बायोलॉजी अच्छा पढ़ाई की थी। हाँ, मेडिकल की तैयारी के दौरान जो है वो मैंने बायोलॉजी की थी पढ़ाई। तो मुझे ऐसा लगा कि एंथ्रोपोलॉजी जो है परफेक्ट मिक्सचर है बायोलॉजी और सोशियोलॉजी का। तो मैंने जो है उन दोनों के हिसाब से जो है एंथ्रोपोलॉजी चूज़ किया। सिलेबस भी सिंपल था, काफ़ी डाइवर्स सिलेबस है। ऐसा कोई भी स्टूडेंट जो कि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से है या फिर जो नहीं चाहता है कि अपना जो ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट है उसे कंटिन्यू कर रहे, उसके लिए एक न्यू एरिया वो जो है एक्सप्लोर करने के लिए होता है। और एंथ्रोपोलॉजी भी परफेक्ट न्यू एरिया है। अच्छा। तो मैंने इस हिसाब से जो है एंथ्रोपोलॉजी लिया था। सिलेबस बहुत डिफाइंड है उसका। हाँ, किताबें जहाँ तक की बात है तो किताबें जो है एंथ्रोपोलॉजी की जो किताबें अवेलेबल हैं उसमें कई बार जो है दिक्कत आती हैं। लेकिन दिक्कत आती है, दिक्कत ये आती है कि बाकी ऑप्शंस में जिस तरह के नोट्स अवेलेबल है, जिस तरह से चीज़ें अवेलेबल है मार्केट में, वैसी एंथ्रोपोलॉजी में थोड़ी डिफ़िकल्ट है। हालांकि पिछले कुछ समय में जितने टॉपर्स हैं उन्होंने अपने नोट्स को जो है पब्लिश किया है, जिससे काफ़ी फ़ायदा हुआ है। लेकिन पहले जिस समय हमने तैयारी स्टार्ट की थी उस समय थोड़े लिमिटेड रिसोर्सेज थे। भास्मे सर की किताब थी सिंप्लीफाइड एंथ्रोपोलॉजी, वो जो है एक अच्छा सोर्स हुआ करता था। उससे जो है काफ़ी आइडिया लगता था कि किस तरह से आंसर्स को लिखना है। फिर अक्षय जैन सर की किताब आई सिंप्लीफाइड डिमिस्टिफाइड, तो उससे जो है काफ़ी कुछ क्लियर हुआ कि किस तरह से लिखना है आंसर्स को। तो पहले तो एक क्लियर नहीं था कि कैसे लिखते हैं एंथ्रोपोलॉजी को, तो वहाँ से वो चीज़ें हुई। लेकिन जो बेसिक किताबें हैं जैसे कि फिज़िकल एंथ्रोपोलॉजी में पीनाथ सर की किताब है, हाँ उनकी किताब को लोग पढ़ते हैं। उसके बाद सोशो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी में वैद सर की किताबें पढ़ते हैं, नदीम हसनैन सर की किताबें पढ़ते हैं, मजुमदार सर की किताबें पढ़ते हैं, इंडियन एंथ्रोपोलॉजी में नदीम हसनैन सर की किताबें पढ़ते हैं, ट्राइबल इंडिया में पढ़ते हैं, आर्कियोलॉजी के भट्टाचार्य सर की किताबें पढ़ते हैं। पर ये पढ़ने में काफ़ी वक्त लगता है और इसके नोट्स बनाना और उन चीज़ों को करना, इसमें वक्त लगता है। तो ये कैसे करेंगे, नोट्स बनाना और पढ़ना कैसे करेंगे, इसके लिए क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए? मेरे हिसाब से जो बेटर स्ट्रैटेजी वो ये है कि आप किसी न किसी टॉपर के अगर नोट्स अगर आप रिकमेंड कर सकें तो उनके नोट्स को आप देखिए। आप जो है समझिए कि डिमांड क्या क्या है, एक रेफरेंस की तरह की डिमांड क्या है एज ए बेस मटेरियल। क्योंकि जो किताबों के मैंने नाम लिया, चाहे वो पीनाथ सर की किताब हो चाहे नदीम हसन सर की किताब हो, वो बहुत ही एक्सटेंसिवली लिखी गई हैं, वो रिसर्च पर्पज़ की किताबें हैं। लेकिन जो यूपीएससी के सिलेबस है वो आपको आंसर्स लिखने हैं। तो आंसर लिखने के लिए आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की ज़रूरत है। वो किताबों तक ना लिमिट हो पाएगा, ना पूरी किताबें पढ़ने की ज़रूरत है। तो ज़रूरत है कि जो नोट्स पहले लोगों ने बना रखे हैं उसमें आप एडिशंस करें, उसमें आप किताब पढ़ें अपनी तरफ से। हाँ, किताब पढ़ें, किताब से खुद के इंटरप्रिटेशंस आप ऐड करें, कुछ रिसर्च पेपर्स पढ़ें, गूगल से डाउनलोड करके गूगल स्कॉलर में सर्च करके सिलेबस के हिसाब से, और फिर जो है अपना एक जो है नोट जो है तैयार करें और उस नोट के हिसाब से जो है प्रिपेयर करें चीज़ों को। एंथ्रोपोलॉजी में प्रैक्टिस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक चीज़ है, बिकॉज ह्यूमैनिटीज़ का सब्जेक्ट है
और एक साइंस टच भी है इसमें, तो उन दोनों को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी होता है एंथ्रोपोलॉजी में। एक चीज़ जो हमेशा हम लोग डिस्कस करते थे कि एंथ्रोपोलॉजी में हर चीज़ का एक बायो कल्चरल एंगल होता है। तो जब भी आप किसी भी चीज़ को पढ़ रहे हैं एंथ्रोपोलॉजी में, कोई भी फिनोमेना पढ़ रहे हैं, कुछ भी लिख रहे हैं, तो आपके दिमाग में हमेशा ही उसका एक बायोलॉजिकल और एक कल्चरल पर्सपेक्टिव होना चाहिए हर फिनोमेना का। डजेंट मैटर कि वो किस सिलेबस का पार्ट है और किस सिलेबस का पार्ट नहीं है। अगर हम लैंग्वेज पढ़ रहे हैं तो लैंग्वेज के दोनों एंगल्स हैं, बायोलॉजिकल एंगल भी है और कल्चरल एंगल भी है। तो एक बेसिक जो स्ट्रक्चर है जब आप आंसर्स वगैरह लिखते हैं एंथ्रोपोलॉजी में, तो इस चीज़ का ध्यान हमेशा रखना चाहिए। इसके अलावा जो है ट्राई की एग्जाम्पल्स का इस्तेमाल अच्छे से करें। आप जितनी ज़्यादा जो है एग्जाम्पल्स ढूंढ सकते हैं केस स्टडीज़ की फॉर्म में या फिर कुछ अलग, और ये एग्जांपल्स कहाँ से लाएंगे? इसके लिए आप मैगजीन्स पढ़ सकते हैं, रिसर्च पेपर पढ़ सकते हैं। बहुत सारे लोग रिसर्च कर रहे हैं, बहुत सारे रिसर्च किए जा रहे हैं, बहुत सारे किए जा चुके हैं, तो उन सबको आपको ढूंढना पड़ेगा, किताबों में मिलेगा। कि कोई साइट वगैरह है रिसर्च जो कर रहे हैं उनकी, आपने बताया था कोई साइट? स्कॉलर में आप सर्च, गूगल स्कॉलर, ओके, गूगल स्कॉलर में आप सर्च करेंगे तो आपको मिलेगा। जॉस्टर है और भी बहुत सारे हैं। बहुत सारों का एक्सेस नहीं मिल पाता है, अच्छा, लेकिन कुछ कुछ फ्री रिसर्च पेपर्स भी रहते हैं जिसका इस्तेमाल जो है स्टूडेंट कर सकते हैं अपने के लिए। एक चैलेंज जो सबसे बड़ी है एंथ्रोपोलॉजी में कि लोग ये समझ नहीं पाते कि अगर कोई सवाल है तो उसमें किन किन बातों को लिखना ज़रूरी है, डिमांड को एड्रेस कैसे करें, ये एक बहुत बड़े प्रॉब्लम है। इसी वजह से क्या होता है, कई बार जो स्टूडेंट्स ले तो लेते हैं पर जनरल आंसर्स में देने की वजह से उनको नंबर नहीं आते। एंथ्रोपोलॉजी अगर सिर्फ आप मार्क्स के लिए लेने चाहते हैं तो फिर मत लीजिए, अच्छा, क्योंकि आप शॉर्टकट्स यूज़ करके जो है नंबर नहीं ला पाएंगे। आपको समझ होनी चाहिए, आपको कोशिश करनी पड़ेगी अपनी तरफ से कि मुझे सब्जेक्ट की समझ हो। बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है, लेकिन आप जितना ज़्यादा जो है इंटरेस्ट दिखाएंगे उतना ज़्यादा रिवॉर्डिंग होगा वो आपके खुद के लिए। क्या इसमें फिलोसफिकल काइंड ऑफ चीज़ तो नहीं है कि आप जैसा बता रहे हैं? फ़िलासफ़ी उतनी ज़्यादा नहीं है, फ़िलासफ़ी तो हर चीज़ में होती है, थॉट्स है इसमें भी, सिलेबस का पार्ट है थॉट, लेकिन वो फ़िलासफ़ी वैसा नहीं है। बेसिक फ़िलासफ़ी यही है कि आप जितना ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाएंगे उतना ज़्यादा आपको मज़ा आएगा और उतना अच्छा आपके आंसर्स होंगे। तो चैलेंजेस ये होते हैं कि खैर ये पहले हुआ करते चैलेंजेस कि लिखना कैसे है, अब तो काफ़ी रेफरेंसेस हो गए हैं। बहुत सारे लोग जो है आंसर्स, टॉपर्स के आंसर देख के समझ गए हैं कि कैसे लिखना है। तो टॉपर्स के आंसर अगर आप पढ़ते हैं तो आपको बेनिफिट होगा और ये चैलेंज आपको नहीं होगा। दूसरा चैलेंज नोट्स का है, जो मैंने कहा कि आप खुद से नोट्स बहुत लोग नहीं बनाते हैं। उनको लगता है कि एक नोट्स ले लेते हैं मार्केट से, उसी को यूज़ कर लेंगे, लेकिन उसमें पर्सनल टच की कमी होती है जो बाद में नुकसान करता है। नोट्स खुद से बनाने चाहिए मेरे ख्याल में। कोशिश करनी चाहिए कि एक पार्ट कम से कम, एक प्रैक्टिस भी हो जाती है, याद भी हो जाता है, वैल्यू एडिशन कम से कम खुद से करें। बिल्कुल। एंथ्रोपोलॉजी अगर ऑप्शनल पेपर आप ले रहे हैं तो आपकी क्या राय है इसके लिए? क्या कोचिंग लेने की ज़रूरत है या फिर खुद से स्टूडेंट प्रिपरेशन कर सकता है? मैंने पर्सनली कोचिंग नहीं ली है एंथ्रोपोलॉजी की। अगर किसी स्टूडेंट को ये लगता है कि वो खुद से जो है सब्जेक्ट को पढ़ सकता है और समझ सकता है, तो मेरे ख्याल से एनफ हेल्प है ऑलरेडी यूट्यूब पे और बाकी जगह पे। अगर उन्हें लगता है कि नहीं, वो जो है किसी कोचिंग की हेल्प ले सकते हैं और उनके लिए बेनिफिट करेगा, तो कोचिंग भी कर सकते हैं। मैंने किसी भी चीज़ की कोचिंग ऐसे नहीं करी है बाहर से, जो भी है जामिया आरसी आने के बाद जो हेल्प हुआ सीनियर्स के द्वारा वही हुआ। तो मुझे एग्जैक्ट आइडिया नहीं कि कोचिंग में किस तरह से पढ़ाया जाता है। कुछ ऐसी ऑनलाइन रिसोर्सेज, कुछ ऐसी साइट बताइए जो कि एंथ्रोपोलॉजी के स्टूडेंट ऑप्शनल पेपर जो रखेंगे वो उस साइट का यूज़ कर सके और उस साइट में उनको क्या क्या मिलेगी, चाहे वेबसाइट की बात करें या ऐप्स की बात करें या फिर यूट्यूब की बात करें। कुछ ऐसी ऑनलाइन रिसोर्सेज बताइए। बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, जैसे ट्राइबल पार्ट के लिए मैं भी भारत करके एक एपिसोड आता है, राज्यसभा टीवी में आता था। अच्छा। वो जो है हम लोग देखते हैं। उसके अलावा जो है सोशल फिनोमेनास के लिए भी सरोकार करके जो है चैनल एक यूट्यूब में आते थे एपिसोड्स। इसके अलावा जो है आप गूगल स्कॉलर तो करना ही है आपको, जो भी आपके रिसर्च पेपर के वेबसाइट्स है उन सबको यूज़ कर सकते हैं वो आप अपने बेनिफिट के लिए, इनरिचमेंट के लिए। इसके अलावा स्मिथसोनियन करके एक वेबसाइट है जहाँ पे एंथ्रोपोलॉजी के रिगार्डिंग और जो भी इवोल्यूशन वगैरह है उसके रिगार्डिंग जो है आपको कंटेंट मिल जाता है। अच्छा। इसके अलावा मैंने एक अमीबा सिस्टर्स करके एक चैनल हुआ है, उसमें बायोलॉजी के रिगार्डिंग जिन लोगों को बायो में वाले पोर्शन में डिफ़िकल्टी होती है उसमें जो है वो उन्होंने बहुत ही अच्छे से जो है एनिमेशन के थ्रू वो समझाते हैं, तो वो जो है आपको काफ़ी हद तक फ़ायदा कर सकता है। और इसके अलावा अगर आप कोई भी टॉपिक पे चाहते हैं, आप टॉपिक का नाम लिखिए। जैसे आप को अगर ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बारे में पढ़ना है तो आप ऑस्ट्रेलोपिथेकस का नाम लिखिए, आगे यूपीएससी लगा दीजिए,
तो जो भी कंटेंट उसके बारे में है अवेलेबल वो आपको मिल जाएगा। एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शन को लेके काफ़ी चीज़ सर ने बता दी है, जो कि आई थिंक आपको बिल्कुल फ़ायदा होगा इससे। नाजिश, वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी तरह आप आगे बढ़िए, इसी तरह मुस्कुराते रहिए, अपने परिवार का, इस देश का नाम रोशन कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर।